नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण अध्याय अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, क्या होती है अक्षांश रेखाएं, क्या होते हैं देशांतर रेखाएं, क्या होते हैं विभिन्न कटिबंध। इन्हीं सब बातों को एक एक करके चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है अक्षांश और देशांतर। इनका हमारे भूगोल में क्या महत्व है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगर हमें किसी स्थान की सटीक जानकारी चाहिए तो हमें अक्षांश और देशांतर की ही आवश्यकता होगी। वैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो वास्तव में तो पृथ्वी पर कहीं भी खींची हुई नहीं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पर किसी स्थान को वास्तविक रूप से लोकेट करने के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे अगर हम बात करें, किसी स्थान का जो अक्षांश होता है धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को, तथा किसी स्थान का जो देशांतर होता है धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। हम आपको आगे इसी वीडियो में चित्र में सारी बातें क्लियर कर देंगे। अभी आप देखिए थोड़ा सा और, जो हमारा ग्लोब है ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया है ग्लोब का। तो इस ग्लोब में यहाँ पर जो होता है ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, और यहाँ पर जो नीचे की तरफ होता है ये हमारा साउथ पोल होता है। अब जो हमारा मान लीजिए ये हमारा ग्लोब में बीच में जो लाइन होती है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, यानी कि इस तरह से समांतर रेखाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, ये जो हैं इधर मान लीजिए ये हमारा पश्चिम हो गया और इधर ये हो गया हमारा पूरब। तो जो हमारा ये अक्षांश रेखाएं होती हैं ये इस तरह से पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब ऐसे खींची जाती हैं। ये तो हो गई अक्षांश रेखाएं, इनको हम लेटी हुई रेखाएं बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, लेटी रेखाएं बोलते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो ये खड़ी हुई रेखाएं होती हैं जो उत्तर को दक्षिण से या दक्षिण को उत्तर से मिलाती हैं। ये खड़ी हुई रेखाएं होती हैं और ये इस तरह से दर्शाई जाती हैं ग्लोब पर। और वहीं अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब ऐसे खींची जाती हैं। ये हो गई अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करते हैं, अगर हमें अक्षांश रेखाओं के बारे में बताना है तो अक्षांश रेखाएं हमने आपको अभी बताया है कि अगर किसी स्थान की हमें स्थिति को लोकेट करना है तो किसी स्थान का जो अक्षांश होता है वो धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को, तथा किसी स्थान का जो देशांतर होता है धरातल पर उसी स्थान की पूरब से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, तो उत्तरी ध्रुव का जो अक्षांश होगा, जैसे ये मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो जो उत्तरी ध्रुव है ये तो इसका अक्षांश हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है इसका जो अक्षांश हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, और जो हमारा नॉर्थ पोल है इसका जो अक्षांश हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप ये समझिए, किसी भी स्थान का जो देशांतर होता है, देशांतर क्या होता है, उसको प्रधान याम्योत्तर के सापेक्ष ही अभिव्यक्त किया जाता है। और जो हमारे अक्षांश होते हैं, अक्षांश को हम भूमध्य रेखा के सापेक्ष ही दर्शाते हैं। ये भूमध्य रेखा होगी जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और इसी तरह से अगर हम किसी स्थान का देशांतर अगर हमें निर्धारित करना है तो वो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी जिसको हम प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, उसके सापेक्ष ही अभिव्यक्त किया जाएगा। तो अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि अक्षांश जो है वो लेटी हुई रेखाएं हैं और देशांतर जो है वो खड़ी हुई रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं को भूमध्य रेखा के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाएगा और देशांतर रेखाओं को प्रधान याम्योत्तर रेखा के सापेक्ष व्यक्त किया जाएगा, अभिव्यक्त किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। भूमध्य रेखा के समांतर किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं।
एक बार फिर से समझिए, भूमध्य रेखा के समांतर किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब हमने एक चित्र दिखाया था, दोबारा से देखिए इस चित्र को। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दिया है, ये हमने मान लीजिए भूमध्य रेखा खींच दी है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये इसका उत्तर हो गया, उत्तर में जो ये रेखाएं खींची हैं, और ये हो गया इसका दक्षिण। अब दक्षिण में ये रेखाएं हमने समांतर रेखाएं खींची हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में या फिर उसके दक्षिण में तो जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब आपको एक चीज़ और क्या याद करनी है कि जो भूमध्य रेखा होती है उसको इक्वेटर कहते हैं, और वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब एक चीज़ आप समझिए, जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, रेखाओं की संख्या 179 होती है। आप एक बार चित्र को देखिए। चित्र में जो बीच की लाइन है ये तो हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री से अगर हम ऊपर जाएंगे तो जो हमारा 89 डिग्री आएगा, 89 डिग्री नॉर्थ आएगा, तो 89 डिग्री नॉर्थ तक तो रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन जो 90 डिग्री नॉर्थ होगा, 90 डिग्री नॉर्थ सिर्फ एक बिंदु होगा और जो उत्तरी ध्रुव को व्यक्त करेगा, और एक बिंदु से कभी भी रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर हमें रेखा खींचनी है तो उसके लिए कम से कम 2 बिंदु होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो 89 डिग्री तक तो 2 बिंदु मिलते रहेंगे, तो इसलिए 89 रेखाएं तो ऊपर खींची जा सकती है। और इसी तरह से 89 डिग्री जो नीचे की तरफ, अगर हम साउथ में बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। और नीचे भी जो हमारा 90 डिग्री साउथ होगा वो भी एक बिंदु ही होगा जो दक्षिणी ध्रुव को बताएगा, तो वहाँ पर तो रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, 89 नॉर्थ में होंगी, 89 साउथ में होंगी, और एक होगी भूमध्य रेखा। तो जब हम इन सब को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 179। तो हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, तथा कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। क्योंकि 179 तो ये रेखाएं हो गई, ये तो हो गई हैं अक्षांश रेखाएं, और ये अक्षांश भी हैं। और जो हमने 90 डिग्री नॉर्थ और जो 90 डिग्री साउथ है इनको नहीं जोड़ा है, जब हम इनको भी जोड़ देते हैं तो ये 2 अक्षांश और जोड़ देंगे, तो 181 हो जाएंगे पूरे हमारे अक्षांश। यानी कि अक्षांश तो 181 है, लेकिन अक्षांश रेखाएं 179 है। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं। अब आप एक बार अक्षांश रेखाओं को समझने के लिए इस चित्र को देख लीजिए। अब आपको ये चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा ग्लोब का चित्र है। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, इस चित्र को आप जब देखते हैं तो आपको इस तरह से ये रेखाएं इसमें दिखाई पड़ रही हैं। अब ये जो हम ऐसे भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींच रहे हैं, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अब आपको इनको ध्यान से समझना है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो अपने आप में एक पूर्ण वृत्त होती है, और ये जो वृत्त होते हैं ये समांतर होते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए हम ये भी कहेंगे कि अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो हमेशा एक समान ही रहती है, और जो लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगर आपसे पूछें कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अब हम बात करते हैं, ये हो गई बीच में भूमध्य रेखा। अब मान लीजिए ये इसके समांतर हमने अक्षांश रेखाएं खींच दी हैं, तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 111 किलोमीटर दूरी हुई, अब जो अगर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं, क्योंकि ये रेखा नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण वृत्त होते हैं, तो इन वृत्तों की जो लंबाई है वो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती चली जाती है। पहली बात तो क्या याद रखनी है, अक्षांश रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये पूर्ण वृत्त बनाती है, और इनके बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है जो कि 111 किलोमीटर होती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ये जो वृत्त हैं ये छोटे होने लगते हैं, और ध्रुवों पर, बिल्कुल ध्रुवों पर जा करके ये जो है एक बिंदु का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात वहाँ पर वृत्त नहीं बनता, वो एक बिंदु की तरह सिमट जाता है। तो ये तो हो गई अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अब हम देखते हैं हमने लिखा क्या है अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर की सभी कोणीय दूरियां, और उत्तरी अक्षांश जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो भूमध्य रेखा के जो उत्तर उत्तर की ओर की जो हम रेखाएं खींचेंगे, जो कोणीय दूरियां होंगी वो तो होंगी उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी ध्रुव की ओर की जितनी भी कोणीय दूरियां होंगी उनको हम दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। भूमध्य रेखा से ही हमें नापना है। इसके बाद ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं जब हम,
भूमध्य रेखा से अक्षांशों के मान बढ़ने लगते हैं। मतलब भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांश के मान बढ़ते रहेंगे, क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही ध्रुवों पर पहुंचने पर 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। इसी तरह से ध्रुवों की ओर नीचे जब बढ़ेंगे ऐसे ही यहाँ पर भी अक्षांशों के मान बढ़ते रहते हैं। इसके बाद सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर और पूर्णवृत्त होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अक्षांश रेखाएं पूर्णवृत्त होती हैं जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। आगे हम बात करते हैं, ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो वृत्त छोटे होने लगते हैं। इससे आगे 90 डिग्री अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। अभी हमने आपको ऐसा बताया है। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में तो समझ आ गया होगा। और अब आप बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की। जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो आपको याद रखनी है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा तो ये है ही। इसके बाद इसके ठीक उत्तर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद इसी के भूमध्य रेखा के उत्तर में ही 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। उत्तरी ध्रुव व्रत किसको बोलते हैं? जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है इसको उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। इसी के साथ ही जब हम भूमध्य रेखा के दक्षिण में बात करते हैं तो 23.5 डिग्री जो साउथ अक्षांश रेखा होती है इसको हम मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद जो 66.5 डिग्री साउथ में जो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसको दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं। ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद अब इसी पर आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको कुछ कटिबंध दिखाए गए हैं। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो ये रीजन आता है, ये वाला जो अक्षेत्र है इसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इस उष्ण कटिबंध में सूरज की जो किरणें हैं यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी देती हैं। यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे सबसे ज़्यादा गर्मी इस उष्ण कटिबंध में ही होती है। इसके बाद जो हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो रीजन होता है इसको हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। इसके बाद जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर जो उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री नॉर्थ है, इसका ये जो बीच का रीजन है इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। जो 23.5 डिग्री साउथ है और जो 66.5 डिग्री साउथ है इसके बीच का जो रीजन है ये क्या होता है? ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद जो 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक के बीच का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में अत्यधिक ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ यहाँ पर पड़ती है दोनों तरफ से, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो हमारी भूमध्य रेखा होती है ये हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर का हिस्सा इसका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ, और नीचे का जो इसका हिस्सा है ये कहलाता है साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है और ये महत्वपूर्ण रेखाएं भी आपको याद रखनी है। विषुवत व्रत क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री नॉर्थ है और जो दक्षिणी ध्रुव है वो 90 डिग्री साउथ है, और ये दोनों एक बिंदु का ही रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया है जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा, ये सभी आपको हम बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। अभी हमने आपसे इनके बारे में चित्र में चर्चा भी की है। जो पृथ्वी के ताप कटिबंध है ये मुख्य रूप से पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है। सबसे पहला है उष्ण कटिबंध। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ऐसा सिर्फ कर्क और मकर रेखा के बीच ही होता है, बाकी किसी भी जगह पर नहीं होता है। इसलिए इस अक्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं साल में एक बार हमेशा लंबवत जरूर गिरती है, और इसी की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी प्राप्त होती है। इसीलिए हम इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता है, कभी भी उसकी रोशनी सिर के ऊपर नहीं होती है। हमेशा फिर उससे ऊपर या फिर नीचे
उसकी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी ही हो जाती हैं। ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें जो होती है वो तिरछी होती चली जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की। अभी हमने आपको चित्र में दिखाया है शीतोष्ण कटिबंध कहाँ था। शीतोष्ण कटिबंध जो था वो जो हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है और फिर उसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, तो इनके बीच में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच की जो रीजन है ये है शीतोष्ण कटिबंध। और जो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ये जो बीच का रीजन है इसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की। तो शीतोष्ण कटिबंध क्या है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत, जो उत्तरी ध्रुव व्रत यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत यानी 66.5 डिग्री साउथ के बीच वाले क्षेत्र का जो तापमान होता है वो मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो शीत कटिबंध होता है। शीत कटिबंध कहाँ होता है। शीत कटिबंध जो होता है वो जो 66.5 डिग्री नॉर्थ और जो ऊपर ये नॉर्थ पोल हो गया और इसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ और जो ये साउथ पोल हो गया, इनके बीच का जो रीजन है यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती है, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध क्या है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है अक्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। आपको शीत कटिबंध भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। हमने आपको बताया कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो खड़ी रेखाएं होती हैं और वो अर्धवृत्त होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। आप इस ग्लोब को देखिए, इसमें ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर हम नॉर्थ को साउथ से मिला देते हैं तो जो अर्धवर्त बनते हैं इनको ही हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये तो हो गई देशांतर रेखाएं। लेकिन अगर हमने आपको जैसे अभी बताया कि अगर हम इस गोले को यानी इस ग्लोब को अगर हम इस तरह से पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं खींचेंगे तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं। अब हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं और ये रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। तो आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों भूगोलीय ध्रुवों कौन से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच की खींची हुई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो देशांतर रेखा जिस बिंदु या स्थान से गुजरती है उसका कोणीय मान उस स्थान का देशांतर कहलाता है। देखिए देशांतर रेखाएं जो होती हैं इनमें जो देशांतर होते हैं वो हमेशा उस स्थान की कोणीय दूरी ही होती है। अब हम बात करते हैं जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती हैं और ये अर्धवृत्त ही बनाती हैं। दूसरी बात, जैसे अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं इसके विपरीत देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। इसके बाद अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी बनी रहती है चाहे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते चले जाएं। लेकिन जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं इनके बीच की जो दूरियां होती हैं वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर जाकर ये एक बिंदु का रूप धारण कर लेती हैं। अर्थात जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो दो क्रमागत यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, जो दो क्रमागत देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है जो 111.32 यानी कि 111.32 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ये आपको याद रखना है। तो विशेषताओं में क्या क्या आपको याद रखना है, जो हमारी ये देशांतर रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाओं जो हैं कभी भी पूर्णवृत्त नहीं बनाती हैं। ये देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। दूसरी बात, ये समांतर नहीं होती हैं। इसके बाद और क्या याद रखना है
कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर अभिसारित होकर जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो मिल जाती हैं, वो एक बिंदु का रूप धारण कर लेती हैं। इसके बाद एक और आपको क्या विशेषता याद रखनी है कि जो दो क्रमागत देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है और ये 111.111.32 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख याम्योत्तर। जैसे हमने देखा है कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींची जाती है, उसी तरह से जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो प्रधान याम्योत्तर के सापेक्ष खींची जाती हैं। और प्रधान याम्योत्तर क्या है? जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसको प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख याम्योत्तर या फिर प्रधान याम्योत्तर किसे कहते हैं। तो जो ग्रीनविच है, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर यदि गिनती शुरू की जाए तो जहाँ से भी हम गिनती शुरू करेंगे उसको ही हम उस याम्योत्तर को ही हम प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। मतलब जहाँ से हम अक्षांश रेखाओं को, जिस रेखा के सापेक्ष हम अक्षांश रेखाओं को मापना शुरू करते हैं वो रेखा कहलाती है प्रधान याम्योत्तर। और जो कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। अब देखिए, प्रमुख याम्योत्तर हम उसको कहेंगे या फिर प्राइम मेडिटेरेनियन कहेंगे, ठीक है, या फिर जो उसको जो है हम 0 डिग्री देशांतर भी कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका जो मान होता है प्रधान याम्योत्तर का वो 0 डिग्री देशांतर होता है, तथा यहाँ से हम अगर 180 डिग्री पूर्व में या फिर 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं तो जो 180 डिग्री पूर्व होती है देशांतर रेखा और जो 180 डिग्री पश्चिम में होती है देशांतर रेखा, वे दोनों की दोनों एक ही लाइन होती है। यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर आती हैं, यानी कि ये दोनों एक ही लाइन होती है। तो इस तरह से आप एक चीज़ और समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए हमारी ये ग्लोब है, ग्लोब पर हम जीरो से खींचना शुरू करते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके हम इधर 180 डिग्री खींच दिए। इसी तरह से इस तरफ हमने पूरब में 180 डिग्री लाइन खींच दी है। इसके बाद हम पश्चिम में खींचना शुरू करते हैं, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, ऐसे ही करके जब हम 180 डिग्री वेस्ट खींचेंगे तो 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन और 180 ईस्ट वाली लाइन जो होगी वो एक ही लाइन होगी। तो इस तरह से करके देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360 होती है। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो एक चीज़ और आपको देखना है, जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है या फिर 180 डिग्री याम्योत्तर होती है, ये पृथ्वी को दो समान भागों में बांट देती हैं, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए यहाँ से खींची है, तो 0 डिग्री देशांतर जो हमने खींची है, 0 डिग्री देशांतर से ये ईस्ट का हिस्सा ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। इस 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे आप कल्पना कीजिए, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर होगा और वो पृथ्वी को दो भागों में बांट देते हैं। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध तो इस तरह से बन जाते हैं। इसी तरह से आपको हमने अभी बता दिया था कि जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होते हैं उसको भूमध्य रेखा बनाती है। जब हम बीच से 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचते हैं तो भूमध्य रेखा ये क्या करती है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। और ऐसे ही हमने आपको क्या बताया है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों एक ही लाइनें होती हैं। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जिसको हम प्रधान याम्योत्तर भी कहते हैं, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तरफ पूर्वी हिस्सा रह जाता है, एक तरफ पश्चिमी हिस्सा रह जाता है। और हमारा भारत जो है वो किस तरफ स्थित है? वो हमारे पूर्वी हिस्से में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं और इसका समय से क्या संबंध है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। जो हमारी ये ग्रहों की गति है ये समय मापन का सबसे अच्छा साधन है। सूर्यास्त, सूर्योदय, क्योंकि सूर्यास्त के समय जो परछाई होती है वो ज़्यादा लंबी बनती है सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, और जब दोपहर हुई रहती है तो दोपहर के समय तो परछाई बहुत छोटी बनती है। तो ठीक है, यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई होती है उसके द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि दोपहर में जो सबसे छोटी होती है, दोपहर के समय सूर्य सिर के ऊपर चमकता है इसलिए परछाई सबसे छोटी होती है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है
वो परछाई की जो लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इससे भी समय का निर्धारण किया जा सकता है। अब आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिखाया गया है, जो भारत का मानक समय रेखा है, जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, ये इलाहाबाद तो अब नहीं रहा, प्रयागराज के जो मिर्ज़ापुर जगह है वहाँ एक स्थान है नैनी, वहाँ से ये रेखा गुजरती है, जो पूरे भारत का मानक समय तय करती है। अब हम बात करते हैं जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर है, जिसको हम प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, जिस पर सूर्य सूर्य जो होता है, जब सूर्य जो है वहाँ पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, तो उस समय उस याम्योत्तर पर स्थित जितने भी स्थान होंगे वहाँ पर दोपहर हो रही होगी। जो ग्रीनविच की जो रेखा है, लंदन के ग्रीनविच से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, तो उस समय उस स्थान पर जो समय हो रहा होगा, तो इस ग्रीनविच पर ये ग्रीनविच रेखा जितने भी जगह से गुजर रही होगी, उन सभी जगहों का वही समय होगा जो लंदन के ग्रीनविच में होगा। तो जो हमारा भारत है, भारत तो क्योंकि पूर्व की ओर है, भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है, और जो 0 डिग्री देशांतर है वो भारत से पश्चिम दिशा में है। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और सूर्य सबसे पहले पूर्व दिशा में निकलता है, इसलिए दिन भी सबसे पहले पूर्व दिशा में होगा और पश्चिम दिशा में दिन बाद में होगा। तो जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यानी कि लंदन के ग्रीनविच पर बात करते हैं, अगर वहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो जो पूर्वी दिशा में जो देश होंगे, जो जगह होगी, इन सब में 12 से आगे ही समय चल रहा होगा। और अगर हम बात करें अपने भारत की, तो हमारी भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पहुंचने के लिए, 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पहुंचने के लिए हमें पूरा 5.5 घंटे का टाइम लगता है। यानी कि हमारे भारत का जो समय है वो ग्रीनविच के, लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अगर हम बात करें, तो हमने आपको बता दिया है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर गुजरती है। और ये जो है हमारी स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, और इसी के द्वारा स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, और इसी के द्वारा पूरे भारत का समय निर्धारण होता है। हम आपको एक बात और बता दें, जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, अर्थात वो 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। अगर हम बात करें तो फिर वो एक घंटे में कितना डिग्री घूम सकती है, तो आप 360 को 24 से भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 15 डिग्री। यानी कि हमारी पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और अगर हम बात करें कि 60 मिनट में एक घंटा, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूम जाती है, या फिर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दो क्रमागत देशांतर रेखाएं अगर हम पास पास में खींचें, मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो पृथ्वी 0 डिग्री से 1 डिग्री तक पहुंचने में सिर्फ 4 मिनट का समय लेगी। 4 मिनट में जो है हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। इस तरह से 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय इसी तरह से लगता है पृथ्वी को। अब हम अगर बात करें भारत में जो सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है हमारा गुजरात में। तो पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, लगभग 30 डिग्री देशांतर का विस्तार है। तो यानी कि 30 डिग्री देशांतर तक घूमने में पूरा कितना समय लगता है, 120 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट लगे हैं, तो 30 डिग्री में पूरे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे लगते हैं। अगर हम मोटी मोटी सी बात आपको बताएं कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु में पूरा लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगर अगर